संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नरेश गुप्ता अंकल को। नरेश अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी को हम बड़े भाग्यशाली हूं मैं, जो मैंने गुरु जी के दर्शन किए और गुरु जी ने जो मेरे ऊपर मेहर की उसका मैं आपके आगे थोड़ा सा शेयर करूंगा। गुरु जी ने मेरे ऊपर जो मेहर करी, मैं गुरु जी साक्षात शिव रूप, गुरु जी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे एक छोटा भाई है जो दिल्ली रहता था और अब भी दिल्ली रहता है। वो कहीं एक दिन संगत जी वो किसी पार्टी में गया और जब वो पार्टी में गया, जिस जगह वो पार्टी हो रही थी वहां उसके आसपास ही कोई एक दिन पहले जवान डेथ हुई थी किसी लेडीज की, यानी आत्महत्या की थी उसने, और उसकी जो आत्मा थी वो भटक रही थी। वो जैसे ही पार्टी में गया तो उसने कोई मीठी चीज खाई होगी या कुछ खाया होगा, वो आत्मा उसके साथ साथ चल दी। और वो बीडी स्टेट तिमारपुर दिल्ली में रहता है। तो जैसे ही उसने अपने घर की बेल बजाई और वो आत्मा उसकी वाइफ यानी पूजा आंटी के अंदर प्रवेश कर गई। ना अनिल को पता लगा कि कोई मेरे साथ आया और वो आत्मा उसकी वाइफ में चली गई। जैसे ही वो अंदर गया अपने रूम में, उसने कपड़े वपड़े चेंज किए, जैसे ही उसने नाम लिया कि पूजा, जैसे ही वो गई तो वो बोली मैं पूजा वूजा नहीं हूँ। वो पहले तो सोचा, अनिल ने सोचा कि शायद ये मजाक कर रही है। फिर बोला पूजा तुझे क्या हो गया? वो बोली कि मैं पूजा नहीं हूँ, जब मैंने तेरे से कह दिया मैं तो इसको लेने के लिए आई हूँ। वो डर गया कि ये क्या कह रही है। उसकी आवाज चेंजिंग थी। उन दौरान क्या था कि मोबाइल नहीं थे, तो वो लैंडलाइन नंबर था उसके पास। उसने तुरंत मेरे पास फोन किया। मैं गुड़गांव के पास रहता हूँ और वो मुझसे कहता है भाई ऐसे ऐसे पूजा ऊट पटांग बोल रही है और पता नहीं क्या कह रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जब तक दरवाजा खोला था जब तक ठीक थी और अभी ये गलत कह रही है, मैं पूजा नहीं और वो नहीं हूँ। मैंने कहा जरा मेरी बात करा। जैसे ही मैंने उससे कहा कि मेरी बात करा तो मैंने कहा पूजा क्या? बोला मैं पूजा नहीं हूँ। मैं कह रही हूँ पूजा नहीं हूँ, मैं तो पूजा को लेने के लिए आई हूँ। मैं बोला यार ये तो वाकई में कोई गलत चीज आ गई तेरे साथ। मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, दीपक को। मैंने कहा दीपक फटाफट जा, अनिल के साथ कोई दिक्कत है। वो एक चौधरी अंकल और दोनों रात को ये अपनी गाड़ी से बीडी स्टेट तिमारपुर आए और संगत जी उसे वो अपने नोएडा लेकर चले गए। और वो गाड़ी में ना बैठे, जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत करी, उन दोनों तीनों ने मिलाकर उसको गाड़ी में बिठाया। दूसरे दिन उसको एक मोहन बाबा मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने उसका भूत प्रेत उतारा। और जब आप जानते हैं संगत जी, जब भूत प्रेत उतारते हैं तो मारपीट भी करते हैं। मतलब उन्होंने पैसे भी लिए, मतलब पूजा के साथ पिटाई भी की। और एक सीसी में उसको कहा कि आप इसको कहीं दबा देना, ये इसमें आ गई है। हम अपने अपने घर आ गए। 4-5 दिन पूजा बिल्कुल ठीक रही। संगत जी फिर क्या हुआ कि 4-5 दिन भगवान जाने, गुरुजी जाने कि वो सीसी टूट गई या क्या हुआ, वो आत्मा फिर दोबारा आ गई। और वो आत्मा आके फिर वो इस तरीके से बोलने लगी। अब वो इतनी तरीके से बिचल गई कि वो अब कहीं जाने को तैयार नहीं। अब हम बोले यार अब इसको कहाँ लेके जाएं, हम तो बड़े परेशान हो जाएंगे, ये आएगी जाएगी, हम बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे। तो फिर हमने ये विचार किया, हम तीनों भाइयों ने, कि आज हम शाम को गुरुजी के तो जाते ही हैं, क्यों ना हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट लेकर चलें। फिर हमने ये विचार किया कि यार गुरुजी तो ऐसा काम करते ही नहीं, ना कोई भूत उतारते हैं ना कुछ उतारते हैं, जाएं ना जाएं। लेकिन वो बीच वाला भाई बोला नहीं नहीं, हम आज गुरुजी के जाएंगे, वहां लंगर खाएंगे, वहां साक्षात शिव बैठे हुए हैं, वो अपना आप कुछ ना कुछ करेंगे। संगत जी हम बात कर रहे थे और वो बार बार कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हमने उसकी कहाँ माननी थी। हमने जैसे तैसे उसे, उसमें इतनी ताकत थी।
हम तीनों ने उसको खींचकर किसी तरीके से गाड़ी में बिठाया और आसपास हमने दोनों बहनों को, अपनी बहनों को बिठाया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ये गेट खोल दे और रास्ते में मतलब कूद पड़े और हमारी पूजा के चोट आ जाए या कुछ ना हो जाए। तो हमने आसपास अपनी सिस्टरों को बिठाया और हम बैठे और सीधे हम मंदिर एम्पायर स्टेट यानी हम वहां चले गए। जैसे ही हमने गाड़ी एम्पायर स्टेट में रोकी गेट के आगे, अब ये गाड़ी से ना उतरे। वहां संगत सब देख रही थी कि एक लेडीज को ये सब खींच रहे हैं और वो गाड़ी से नहीं आ रही है। किसी को क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। संगत जी वो गाड़ी से ना उतरे और हम जैसे ही गाड़ी से उतारे और वो उसने हमारी सिस्टर के हाथ में मतलब काट खाया कि किसी तरह ये हाथ छोड़ के मैं अंदर बैठी रहूं। लेकिन हमने अपने हाथ का दर्द सहन किया और उसको धक्के देके जैसे ही हमने गेट पर निकाला और गाड़ी आगे कर दी और पकड़ के रखा और एकदम से हम जैसे ही एम्पायर स्टेट की एक सीढ़ी उतरने लगे और जैसे ही उतरे, जैसे ही गुरुजी की नजर उसके ऊपर पड़ी तो संगत जी गुरुजी ने देखते ही उसको बोले, कितो कितो आ जान दिया, अब ना आई चल। इतना कहा कि वो शांत होके बैठ गई। वहीं एक बार तो हमें लगा कि गुरुजी ने हमसे कहा कि कहां कहां से आ जाते हो, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती। वो गुरुजी ने जैसा बोला तो मेरे को जितना मुझे याद है और जितना मुझे पता है कि वो गुरुजी का कहने का मतलब था कि कहाँ कह तो रहे थे गुरुजी उससे, लेकिन हमने सोचा कि गुरुजी हमसे बोल रहे हैं क्योंकि हम 3-4 जने थे और उसको लेके आ रहे थे। तो हमें जरा ऐसा फीलिंग हुआ कि गुरुजी ने हमें डांट लगाई है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जैसे ही वो डांट लगाई, पूजा एकदम से ऐसी हो गई जैसे नॉर्मल और वो धरती में बैठ गई। फिर गुरुजी ने कहा अंकल से कि अंकल जल प्रसाद लाए। जल प्रसाद दिया। वो उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जहां हम इतने परेशान थे, जहां हम वहां बाद में पता लगा कि गुरुजी ने उस आत्मा से कहा कि कित्थों कित्थों आ जाती, यानी कहां कहां से आ जाती, अब ना आई चल। और वो गुरुजी ने उस वक्त एकदम से निकाल दी। तो गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हमारे परिवार के ऊपर। गुरुजी के बारे में एक बार गुरुजी ने जब समाधि छोड़ी, समाधि ली यानी चोला छोड़ा, तो काफी लोग सत्संग करते थे उन दौरान। तो एक बहुत पुरानी संगत थी, तो वो भी अपना सत्संग कर रहे थे। चोला छोड़ने के काफी दिनों की बात थी। तो जैसे सत्संग में तो एक बार वो अंकल बोले कि अंकल जब मैं गुरुजी के पास जाता था, जब मैं परेशानी में होता था तो गुरुजी से मैं बात कर लेता था, लेकिन जब से गुरुजी ने चोला छोड़ा है मैं बड़ा परेशान हुआ। तो कभी गुरुजी ने मुझसे ये कहा था कि तू शिव पुराण पढ़ा कर। वो अंकल सत्संग सुना रहे थे अपना, हम सुन रहे थे, और गुरुजी ने कहा कि मेरा आपका आंसर मेरे शब्द वाणी में होता है, यानी आप बड़े मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो गुरुजी ऐसे सब चलवा देंगे कि आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा आपको। तो वो अंकल बोले कि अंकल मैं जब एक किसी काम के लिए परेशान था तो मैंने सोचा आप किससे पूछूं। एकदम से मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि शिव पुराण पढ़ा कर। तो मैंने शिव पुराण पढ़ी। आप वो कह रहा था कि अंकल आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें सब कुछ गुरुजी के बारे में है। तो लालसा मेरे मन में भी हुई कि मैं भी एक शिव पुराण लाऊं और शिव पुराण पढ़ूं। संगत जी जब मैंने शिव पुराण पढ़ी पहली बार तो मैंने देखा यार इसमें तो कहीं भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं लग रहा। फिर मैंने सोचा कि संगत गलत नहीं कहती, क्योंकि वो पुरानी संगत थी, कुछ ना कुछ नरेश तेरे में कमी रही है, तू इसे दोबारा पढ़। फिर मैंने गुरुजी के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गुरुजी दर्शाओ। जैसे ही मैंने दोबारा पढ़ी शिव पुराण तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे सारे मन के तार खुल गए। मुझे हर बात गुरुजी की नजर आई उसमें। तो इसमें 2-4 बातें मैं आपको शेयर करूंगा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा और जो मैंने उसमें
सबसे पहले तो मैंने देखा कि उसमें एक सृष्टि अध्याय है। उस सृष्टि अध्याय में एक लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ते हो या आपने पढ़ी हो तो या पढ़ोगे तो उसमें एक लास्ट पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा कि मैं कलयुग में आऊंगा, जिसका कल्याण करना होगा उसको मैं खुद बुला के कल्याण करूंगा। तो वो बात मेरे दिमाग में आई कि ये बात गुरु जी के ऊपर है। वो कैसे संगत जी? क्योंकि हमारे गुरु जी ने कभी कोई ऐड नहीं की, कभी कोई टीवी में नहीं आए, कभी किसी के अखबार में नहीं आए, यानी कभी भी गुरु जी ने अपने बारे में नहीं बुलाया, नहीं बताया। जो भी गुरु जी के पास गया, जिनको उन्होंने बुलाना था वो ही वहां गए। और उनका बुलाने का तरीका क्या? जैसे मैं सत्संग कर रहा हूं, आपके मन में जिज्ञासा हुई, अगर आप शिव भक्त हैं, आपके अंदर लालसा है शिव से मिलने की, तो वो आपको तुरंत बुलाएंगे। वो हुआ। तो गुरुजी ने जो भी संगत, जो आज गुरुजी का परिवार है, वो गुरुजी ने खुद बुलाया है। उनके बुलावे से हम सब जुड़े हैं, वरना कोई ताकत नहीं कि हम वहां जा सके। उनकी कृपा देखो कि उन्होंने हमें बुलाया और हम वहां गए। दूसरा संगत जी, मैंने उसमें ये देखा कि जब भी शिव पुराण पढ़ोगे आप, चाहे किसी राक्षस ने या किसी देवता ने या किसी ने भी शिव को मनाया तो नमस्कार करके मनाया। कहीं भी जय नहीं लिखी आएगी, जय शंकर की या जय वो, उसमें बस ये लिखे आता है शिवपुरा से पुराण उठा के देखना पड़ना, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तब मैंने ये नोट किया कि हमने कभी एक दूसरे से हम अंकल आंटी और नमस्कार, गुरुजी से भी अगर नमस्ते होती थी तो कभी जय गुरुजी नहीं, हमने हमेशा नमस्कार ही बोला और नमस्कार ही गुरुजी ने खिलाया और नमस्कार में हमारा कल्याण हुआ। यही गुरुजी के टाइम गुरुजी साक्षात थे, जब बैठा करते थे तब उन्होंने कभी जय गुरुजी या इस टाइप से नहीं, हमने आपस में नमस्कार करते थे। तब मेरे को वो बात ठीक लगी, क्योंकि गुरुजी ने, तीसरी बात मैंने देखा कि कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तुम इसको मत मानो। कोई साम बाबा के जाता है, कोई शेरावाली माई को मानता है, कोई एनीवे किसी भी देवी देवताओं की, कोई गुरु नानक जी को मानता है। सबको किसी ने, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको मत मानो। लेकिन शिव पुराण में ये लिखा है कि जहां भी ये देवी देवता जिनको भी आप मानते हो वो सब आपके पास आते हैं, लेकिन मैं नहीं आता। लेकिन जो मुझे मानता है वहां ये सब देवी देवता अपना आप आ जाते हैं। तो वही संगत जी मैंने महसूस किया कि जब मैं गुरुजी के पास नहीं जाता था, जगह जगह भटकता था, जगह जगह जाता था, सब में आस होती थी, सब में भाव होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं गुरुजी से मिला, जब मैं गुरुजी के पास गया, तब से लेकर और आज तक मुझे गुरुजी के अलावा मुझे कुछ भी कहीं भी मन नहीं लगता। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब मैं साक्षात शिव से मिल गया तो वो अपने आप मेरे पास देवता सब आ गए। और गुरुजी की मेहर देखो कि उस दिन का दिन है जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ और आज तक कहीं जाता भी हूँ, कहीं आता भी तो मेरे मन में सिर्फ गुरुजी नजर आते हैं, बाकी कोई नजर नहीं आता। जबकि मुझसे गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तू इसको छोड़ दे या इसको मत कर, इसको नहीं। अंदर की भावना, जैसे भूखे को खाना मिल जाता है तो उसका पेट भर जाता है, जब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए साक्षात शिव मुझे जब मिल गए, साक्षात भोले बाबा मुझे मिल गए, तो अब मुझे कहीं जाने की और कहीं आने की इच्छा नहीं रहती। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा इतनी है कि मेरी वाइफ को सन 2005 में डेंगू हो गया था और डेंगू उस दौरान चला ही चला था, आया था, बड़ा भयानक था। आज भी काफी भयानक है ये। दिवाली का दिन था, बड़ी दिवाली थी उस दिन। दिवाली से 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ को बुखार हुआ। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ और सन 2005 में तो ये बिल्कुल ही, आज तो बहुत कुछ गुरुजी ने जब से यहाँ चरण रखे बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन जब 2005 में मैं जुड़ा था
जब यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना बढ़िया हॉस्पिटल नहीं था। एक ही हॉस्पिटल था जो हमारे यहाँ अच्छा कहलाता था। मैंने उसको 2 दिन पहले उसमें एडमिट कराया। डॉक्टर ने, समझो या मेरे मुकद्दर खराब समझो, कि डॉक्टर ने उसको नॉर्मल बुखार समझा और वो इलाज करता रहा। जब स्थिति ये हो गई कि इसके शरीर पर, हमारी मेरी आंटी के शरीर पर काले काले फोले आ गए, यानी सब कुछ खराब हो गया, तो डॉक्टर बड़ी दिवाली के दिन मुझसे बोलता है कि भाई साहब इसको तो डेंगू हो गया है और आप इसको फटाफट किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 दिन पहले आपके यहाँ से एडमिट थी और आज आप मुझसे ये कह रहे हो कि ये हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, आप किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। मैं घबरा गया। अब मेरा एक छोटा सा कस्बा, मुझे यहाँ टैक्सी ना मिले, मुझे यहाँ गाड़ी, दिवाली का टाइम, मुझे कुछ गाड़ी का प्रबंध ना हो। मैं बड़ा घबराया कि इधर एम्बुलेंस भी नहीं। जैसे तैसे मैंने किसी फ्रेंड को फोन किया। मैंने उससे कही कि यार आज ऐसे ऐसे तेरी भाभी की तबीयत खराब है, तुरंत मुझे हॉस्पिटल जाना है भाई, गाड़ी है रुक। तो वो बेचारे की मैं धन्यवाद करूंगा कि वो अपना दुकान छोड़ के तुरंत अपनी गाड़ी लेके आया। इसी बीच मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया जो नोएडा रहता था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो वो मुझसे बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी लेके गुड़गांव, मतलब हम आ रहे हैं, जहां भी हमारी क्रॉसिंग होगी उनको भेज देंगे, आप मेरी गाड़ी में आ जाना। ऐसे करके मैं उसकी फ्रेंड की गाड़ी में इसको लेके गया। गुड़गांव में मेरा छोटा भाई पहुंच गया। मैंने उसको उसमें बिठाया और हम सब मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में तुरंत जब ही पहुंच गए। जाते जैसे ही हमने इमरजेंसी में उसको अंदर गए और अंदर जाके जैसे ही डॉक्टर मीनाक्षी जैन उन दौरान थे और आज भी हैं वो, डॉक्टर मीनाक्षी जैन आती हैं, वो मेरी वाइफ को देखती हैं और देखते ही वो कहते हैं कि आप किसको लेके आए हो। ये ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट की मेहमान है, क्योंकि इसका ब्लड आ चुका है बाहर, नाक और कान और आंख से ब्लड आना बाकी है। 5,000 इसकी प्लेटलेट्स हैं और एनीवे से 10 या 15 मिनट की ये मेहमान है और ये जाएगी। और प्लीज आप इसको ऑल इंडिया हॉस्पिटल या सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि दिवाली आपकी तो खराब होगी लेकिन मेरी इसलिए हो जाएगी। अगर आपकी यहाँ डेथ होती है इस हॉस्पिटल में तो मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मेरे को टाइम लग जाएगा। प्लीज आप इनको ऑल इंडिया या सफदरजंग हॉस्पिटल लेके चले जाओ। वो इतनी बात बोली है संगत जी, मैं तो वहीं धरती में बैठ गया और मैं रोने लगा। यानी मेरे के छोटे छोटे बच्चे थे उन दौरान, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं बोला अब क्या होगा। और जैसे ही मैं बैठा, मेरे साथ मेरा भाई खड़ा था, वो बोलता है यार इतनी जल्दी हिम्मत हार गए। पता है हम कहाँ जाते हैं? हम उस गुरु के पास जाते हैं जहां ऐसी घटना नहीं घटती। मैं बोला यार इसमें गुरुजी क्या करेंगे? बोला क्या बात कर रहे हो भैया, पता है जहां, यहाँ तो हम शायद परिवार जाते हैं, अगर वहां गुरुजी के पास परिवार का अगर एक सदस्य भी चला जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। हाँ, यहाँ तो हम सहपरिवार जाते हैं, हमारी भाभी को कुछ नहीं हो और ये बिल्कुल ठीक होंगी। यानी वो इतने विश्वास के साथ। और मैं उस डॉक्टर की तरफ देख के कह रहा था, जब डॉक्टर ये कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है और वो ये कह रहा था नहीं हमारे, वो डॉक्टर की तरफ कहता है कि डॉक्टर साहब इलाज आप करोगे, एडमिट आप करोगे और इनको कुछ भी होगा, पैसा चाहे कितना लग जाए, लेकिन इलाज हमने यही कराना है। हम ना ऑल इंडिया लेके जाएंगे ना हम सफदरजंग, हमारी भाभी को कुछ नहीं होगा, आप एडमिट करो। डॉक्टर कहती है आप पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है, जितनी लेट करोगे और दिक्कत होगी, आप प्लीज लेके जाओ, मैं इसे एडमिट नहीं करूंगी। उसने 1-2 फोन मिलाए कहीं, उसकी मजबूरी हो गई कि उसने उसको एडमिट किया। एडमिट जब इसको आईसीयू में किया, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा देखो कि हम तीनों भाइयों ने अपनी प्लेटलेट्स वगैरह दी, जैसे तैसे रात भर उसको देते रहे। देने के बाद सारी रात जैसे हमने निकाली है, हमारा
मन देखता है कि हम आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। दूसरे दिन सुबह वो डॉक्टरनी आती है और कहती है कि जितनी प्लेटलेट्स आपने दी थी वो खत्म हो गई, किडनी जा चुकी है, लीवर खत्म हो चुका है, खून का पानी बन चुका है, कुछ भी नहीं है, जो हम दे रहे हैं उससे जीवित है, इसमें कुछ नहीं है। हम बोलते हैं कि तो वो छोटा भाई बोला कि कोई बात नहीं, आप इलाज करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो चली जाती है। जब मैं उससे जिद करता हूँ अपने छोटे भाई से कि यार एक बार तू मुझे गुरुजी से मिला ला, वो मेरे से कहता है कि भाई आज बुधवार है, गुरुजी नहीं मिलेंगे, गुरुजी थर्सडे बैठते हैं और शाम को बैठते हैं, अपन कल चलेंगे। मैं बोला नहीं यार, रहते तो वो एम्पायर स्टेट में ही है, तू मुझे ले चल भाई, एक बार ले चल। मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि भाई चल तो दूंगा, लेकिन मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा, मैं बाहर ही रहूंगा, आप जाना, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये गुरुजी के उस पे चल, मतलब मैं गुरुजी के थर्सडे बुलाया है तो थर्सडे ही जाना है। मैंने उससे जिद की, वो मुझे लेके गया एम्पायर स्टेट, वो गेट के बाहर खड़ा हो गया, मैं गेट से अंदर पैदल गया। दिन का टाइम था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक सेवादार आया, बोला अंकल हाँ क्या बात है। मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। वो मुझसे बोलता है कि गुरुजी तो अब नहीं बैठते, गुरुजी तो पता नहीं है आपको, थर्सडे बैठते हैं, शाम को बैठते हैं 6 बजे। मैं बोला अंकल मुझे मालूम है, मैं आता हूँ यहाँ, लेकिन मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो गई कि मुझे गुरुजी से अभी मिलना है। वो बोले अंकल ऐसे नहीं। वो मना कर रहे थे तो मैं गेट के आगे ही बैठ गया और मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे कि प्लीज मुझे गुरुजी से मिला दो। इतने में संगत जी वो अंदर जाता है और फिर आता है, और आने के बाद कहता है अंकल आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम नरेश गुप्ता है, क्या दिक्कत है आपको। मैं बोलता हूँ अंकल मेरी वाइफ को डेंगू हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ प्लीज। वो अंदर जाता है अंकल, और फिर मेरे ये 2 चपाती घी की सब्जी थी उस पर, और एक चाय प्रसाद ये ला के मुझे देता है कि अंकल ये खाओ आप। और वो मुझे खाने को देता है और कहता है कि मुझे कहते हैं कल आके मिलना। और दूसरा, कभी भी आप देखो, सन 2005 की बात मैं संगत जी आपको बता रहा हूं, जब गुरुजी ने मुझसे बोला कि कभी भी अगर अरदास करनी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, मैं वहां 365 दिन 24 घंटे बैठता हूं, इधर ना आया करो, और अब आप जाओ। मैंने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद पी, मैं सीधा बाहर आया। दीपक ने मुझसे बोला हाँ क्या हुआ। मैं बोला जो तुमने कहा वही हुआ, गुरुजी नहीं मिले, गुरुजी ने आदेश दिया है कल मिले। बोला कोई बात नहीं चल। हम सब वहां गए दोबारा, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने जवाब दिया कि डायलिसिस होगी, किडनी खराब हो चुकी है। हमने कहा करो डॉक्टर साहब, लेकिन स्थिति बिल्कुल बेकार, जैसे तैसे, मतलब रात निकालना, दिन निकालना, बृहस्पतिवार का फिर दिन निकालना। आप समझते हो संगत जी, जब कोई बीमार हो तो एक एक मिनट भारी हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे गुरुजी ने वो निकलवाया। मैं सही 6 बजे जाके गुरुजी के दरबार में बैठ गया। गेट खुला, गेट खुलते ही मैं अंदर बैठा। गुरुजी जब अपने चोले में से आए, गुरुजी सामने बैठ गए, मैं पीछे बैठा हुआ था जहां साउंड सरदार जी अंकल बजाते थे गेट के पास। और संगत जी मैं सिर्फ अंदर ही अंदर प्रार्थना भी कर रहा था बैठा हुआ, और रो भी रहा था। चाय प्रसाद आई, लंगर प्रसाद हुआ, और जब लंगर प्रसाद के बाद हम मत्था टेकने के लिए मैं गया तो सामने गुरुजी बैठे हुए थे। मैंने जाके गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज मेरी वाइफ को बचाओ। गुरुजी ने कहा की हुआ तेरी वाइफ ने। मैंने कहा गुरुजी डेंगू हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। चलो ठीक हो गई। मतलब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी, मैं ऐसे खड़ा हुआ जैसे मेरे अंदर एनर्जी, क्या बताऊं मैं आपको,
आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरुजी ने कहा चल ठीक हो गई, और मैं एकदम से ऐसा खड़ा हुआ कि जैसे मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं फटाफट मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आया। बाहर आती मैंने दीपक से कहा, दीपक बोला क्या? मैंने कहा यार फटाफट मोबाइल से पूछ डॉक्टर की से क्या पोजीशन है। जैसे ही उसने फोन किया, रात को नाइट ड्यूटी से आई थी वो, और उसने कहा अभी 35,000 हुई है, लेकिन आप इसको ठीक मत समझो, अभी खतरे में ही है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब कुछ नहीं होगा। और संगत जी मैं सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ आईसीयू रूम में, और वहां देखता हूँ वो अंदर थी, मैं बाहर बैठा हुआ था। रात को कोई 2:30-3 बज रहे थे या 4, जो भी टाइम था मेरे याद नहीं है। नर्स आके मुझसे कहती है कि आपको आपकी आंटी आपकी वाइफ बुला रही है। मैं अंदर गया, मैं बोला हाँ किरण क्या बात है? तो वो कहती है कि अभी अभी मैंने एक सपना देखा था कि 4 काले काले आदमी आ रहे हैं और वो मुझे लेके जा रहे हैं। आप सब लोग खड़े हो, दीपक भाई सब खड़े हो, यानी उसने परिवार का नाम गिनाया, और मैं आप सब से ये कह रही हूँ कि आप मुझे बचाते क्यों नहीं है, मुझे लेके जा रहे हैं और आप लोग कोई नहीं सुनते हो। इतने में मैं फिर गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैनू बचाओ। तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी आके कहते हैं छड़ दे नू, और वो मुझे छोड़ देते हैं। संगत जी जब उसने अपना सपना सुनाया, मुझे पहले तो वही यकीन हो गया तो गुरुजी ने कहा ठीक हो गई, और उसके बाद ये सपना। 15 दिन के अंदर मैक्स हॉस्पिटल से, जिसकी दिन में 3 बार डायलिसिस होती थी, जिसकी किडनी जा चुकी थी, लीवर जा चुका था, जिसको सब कुछ खत्म था, 15 दिन में ऐसे ठीक होकर निकली जैसे कि इसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसे कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। अपनी संगत से वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले वो हमें खिलाते हैं, फिर वो आप खुद खाते हैं। पहले जब हम मंदिर में एम्पायर स्टेट में जाया करते थे तो सबसे पहले चाय प्रसाद संगत को देते थे वो, उसके बाद उनके लिए एक चाय प्रसाद आती थी। सबसे पहले लंगर हमें खिलाते थे, उसके बाद वो खुद खाते थे। और जब तक अपने सिंहासन से नहीं उठते थे, जब तक पूरी संगत अपने घर नहीं पहुंच जाती। एक बार ऐसे ही मेरे साथ भी घटना घटी कि मुझे अकेला आता था मैं, ये 2005 से पहले की बात है, कि मैं एम्पायर स्टेट से 10 बजे के करीब निकला, क्योंकि गुरु परिवार एक इतना सच्चा परिवार है, इतना अच्छा परिवार है गुरु जी का, इतना परिवार अच्छा है कि अपनी रिश्तेदारियां, अपनी भाईचारा सब भूल जाता है आदमी, बहुत प्यार मिलता है। तो गुरु जी मैं 10 बज गए थे, तो क्या होता था कि कोई भी संगत मुझे गुड़गांव तक बस स्टैंड तक छोड़ के आती थी। किसी से भी मैं बोल देता था, जो गुड़गांव की संगत होती थी, कि अंकल मुझे गुड़गांव बस स्टैंड छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो वही कहते थे हाँ हाँ अंकल बैठो, कहो तो हम फॉर्चूनर छोड़ाएं। लेकिन मैंने कभी, वो बेचारे खूब कहते थे, पर मैंने कभी किसी को नहीं, मैंने कहा नहीं आप बस स्टैंड छोड़ देना, मुझे वहां से साधन मिल जाएगा। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा ऐसी होती थी कि मुझे मिल भी जाते थे साधन। उस दिन क्या हुआ, मैं लेट ज्यादा हो गया, संगत ने मेरे को गुड़गांव बस स्टैंड पे छोड़ दिया, वो बेचारे चले गए। मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, मुझे साधन नहीं मिला। फिर मैं पटौदी चौक आया, मुझे वहां भी साधन नहीं मिला। फिर मैं जैसे तैसे बसई चौक आया। आज तो बसई चौक पर बहुत बड़ा फ्लाईओवर, बड़ा अच्छा रवन्नक हो गई, लेकिन उन दौरान बिल्कुल कुछ नहीं था, जंगल था। और जैसे ही संगत जी मैं वहाँ फ्लाईओवर पे, वहाँ जब फ्लाईओवर बना नहीं था, रेलवे का वो फाटक था वहाँ, मैं वहां जाके मैंने रेलवे फाटक से पूछा कि भाई साहब यहाँ मैं सबको हाथ दे रहा हूँ, ट्रक वाले को, गाड़ी वाले को कोई रोक नहीं रहा, ये फाटक कब बंद होगा? तो वो बोला अभी आधे घंटे में गाड़ी आने वाली है ट्रेन, मैं फाटक बंद करूंगा, जब कोई भी गाड़ी रुकेगी तो आप उसमें बैठ जाना। और संगत जी मैं एक बड़े से पत्थर पे जाके बाहर फाटक के आगे बैठ गया। जब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे करीब करीब,
अब संगत जी मैं वहां पत्थर पे बैठा और मैं गुरुजी से कह रहा हूँ, यानी अपने मन में ही बात कर रहा हूँ कि गुरुजी मुझे तो आज लग रहा है अगर आज किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी तो उधर तो आंटी परेशान हो रही होगी कि अंकल अभी तक नहीं आए। दूसरा गुरुजी मुझे तो ऐसा लगता है जो सुबह अखबार की गाड़ी आती है ना जीप 4 बजे, शायद वो ही मुझे छोड़ेगी, अन्यथा मुझे रात यहीं काटनी होगी। और संगत जी इतना ही मैं सोच रहा हूँ, इतने में क्या होता है कि एक लारी, लारी मीन्स आप समझते हो तो जिसमें ये ईंट वगैरह जाती हैं, हाफ ट्रक होता है वो आके ब्रेक लेता है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ क्योंकि लारी हमारी साइड जाती नहीं है, वो अलग दूसरे रूट से जाती है, तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उसने मुझे आवाज दी, हाँ जी कहाँ चलना है आपको, फर्रुखनगर चलना है। मैंने कहा हाँ जी। मुझे क्या, मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि अंधेरे में दिया जल जाता है या रोशनी आ जाती है। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल बुला आ जाओ। और मैंने जैसे ही गेट खोला, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता वो केबिन इतना सुंदर था, गलीचे लगे हुए, छोटे मोटे बल्ब छोटे छोटे लगे हुए रंग बिरंगे से, पुरानी फिल्मों के गाने चले हुए, और वो अंकल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। उन्होंने मुझे 15 मिनट में मुझे मोड़ पर छोड़ दिया। अब मैंने बोला भाई जब तुम यहाँ तक आए हो तो थोड़ा और आगे छोड़ देना, मेरा घर यही नजदीक है चौक पर। तो वो मुझसे बोलते हैं भाई मैं यहीं तो हूँ। मैंने उसको किराया देना चाहा, उसने किराया नहीं लिया और बोला नहीं मुझे वापस जाना है यहाँ से आप यहीं उतर जाओ। मैंने ठीक है यार घर तो आ ही गया, थोड़ी सी तो दूर है। मैं वहां संगत जी वहां उतर गया और वो वहां से वापस मोड़कर उल्टे चले गए और मैं सीधा अपने घर आ गया। आज मैं सोचता हूं कि मैं कितना मूर्ख था कि जो मुझे स्पेशल छोड़ने आ रहे हैं, फर्रुखनगर का नाम ले रहे हैं, लेकिन बुद्धि उस वक्त गुरुजी ने ऐसे फेरे कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। वो मुझे यहां तक छोड़कर चले गए और मैं उन्हें समझ भी नहीं पाया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कब किस भेष में आ जाएं, अंग संग हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। जो हमारे साथ अगर कुछ अच्छा है वो ही हमें देते हैं, और जो भी देते हैं अच्छा ही देते हैं। हमें लगता है कि आज हमारे साथ गलत हुआ है, जैसे मैंने कुछ सोचा और वो मुझे पूरा नहीं हुआ, तो संगत जी कई बार ये सोचते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं नहीं, जब उसका रिजल्ट आप देखोगे, जो मैं सोच रहा था वो गलत था, लेकिन जो गुरु जी दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसी कृपा, ऐसी मेहर है हमारे गुरु जी के ऊपर। संगत जी ऐसे ही था कि जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ा तो मैं बड़ा काफी परेशान था, बहुत परेशान था। परेशान कैसे था गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से दुकान में माल है, दुकान में सारी वैरायटी है, सब काम है, लेकिन ग्राहक नहीं है। ग्राहक है तो कोई दूसरी दुकान पे ज्यादा है, मैं खाली बैठा हूं। अब मेरे ये बड़ी टेंशन रहती थी कि यार मेरे पास काम क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं आता, दूसरे से ज्यादा माल है, दूसरे से वैरायटी अच्छी है, लेकिन काम नहीं है। तो मैं बाबाओं के चक्कर में आ गया। किसी ने मेरे से 500 लिए, किसी ने 600, मतलब जैसे तैसे जितने भी पैसे लिए उन वो मुझे बबूत दे देते। मैं बबूत को छिड़कता या पानी में डालता, 4-5 दिन काम अच्छा चलता, फिर वैसे का वैसा हो जाता। ऐसे मैं परेशानी में चल रहा था। तो एक दिन दिल्ली नोएडा से मेरी मम्मी मेरे पास आती हैं वो मुझसे बोलती हैं कि, मैं मम्मी से बोलता हूँ मम्मी बड़ा परेशान हूँ, काम वाम मतलब है ही नहीं, दुनिया भर का पैसा लगा रखा है, ग्राहक ही नहीं आता, और ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ। तो मम्मी ने कहा तू एक काम कर, दीपक से बात कर। अब दीपक ने एक गुरुजी के पास जाता है, जब से वो वहां जाने लगा है उसका भी काम बहुत बढ़िया हो गया। मैं बोला ऐसे कौन से गुरुजी हैं भाई? बोला तू बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है। लैंडलाइन नंबर थे, तो मैंने उससे बात करी तो उसने मुझसे कहा हाँ यार मैं ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जाता हूँ, तू भी आ जाना भाई। मैंने कहा भाई कहाँ? बोला ऐसे गुड़गांव आना, गुड़गांव से महरौली वाली बस पकड़ना, और सुल्तानपुर एक स्टैंड आता है वहां उतर जाना, फिर मैं तुझे मिल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है।
कब आऊं? बोला कल आ जा। उसने जैसे ही कहा तो उन दौरान गुरुजी चारों पांचों दिन बैठते थे, तो मैं भी चला गया। दूसरे दिन मैं गया, वो मुझे गेट पे मिल गया। वो मुझसे बोलता है, भाई देख ऐसा है, वहां के सिस्टम बताया उसने मुझे कि हम अंदर जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि मैं जहां बैठा हूं वहीं तुम बैठे, जहां तेरे नंबर आए वहां बैठ जाना और बिल्कुल चुप रहना। मैंने कहा, तो यार मैं अपनी परेशानी बताऊंगा कि नहीं? बोला नहीं, वो परेशानी अपने आप सुन लेंगे। मैंने कैसे? इनको मैं बता दूंगा तुझे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी वो मुझे ले गया अंदर। अब जब वो अंदर लेके जाने लगा तो मैं बोला, यार ये गुरुजी के पास लेके जा रहा है या तू किसके पास लेके जा रहा है? यहाँ तो सारी कोठियां हैं, एक से एक गाड़ी खड़ी है, एक से एक बड़े रईस लोग रह रहे हैं, कहीं बाबा बड़ा महंगा तो नहीं है भाई तेरा? मेरा इतने बोला, यार कुछ नहीं लेते, तू चल तो सही, वहां तो बिल्कुल साक्षात मैं। वो मुझे समझाता हुआ जा रहा है। हमने वहां जूते उतारे और हम अंदर जाके मैंने बैठा। तो जब कुछ ही लोग बैठे थे, तो मैंने पहले दिन ही देखा वहां बड़े वीआईपी लोग आए। मैंने चंद्रशेखर को देखा वहां, मैंने मेनका गांधी बैठी देखी वहां। संजय जी मैंने बड़े बड़े, मैं अपना तो भूल गया, मैं यही देखते रहा कि यार ये तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं भाई साहब। और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैंने कहा यार कुछ ज्यादा ही। इतने में क्या होता है कि सब खड़े हो जाते हैं, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, सारी संगत खड़ी हो जाती है। पीछे से गुरुजी चोले में आते हैं और आके, ओ मैं उनको देखा, देखते ही रह गया। मैंने कहा क्या है यार, क्या पहना हुआ, क्या चीज है? और जैसे सब खड़े वो आए, वो सिंहासन पे गुरुजी बैठे, तो सब बैठ गए, हम भी बैठ गए। अब मैं वीआईपीओ को देखूं या गुरुजी को देखूं? वीआईपीओ को देखूं, जितने आ रहे थे लोग, जा रहे थे लोग, सिस्टम देख के मैं, मतलब कब 2 घंटे शब्दवाणी चले, वो चले, कब 2 घंटे हो गए मुझे पता नहीं लगा। लंगर आया, लंगर खा के हम बाहर। मैं बोला, दीपक आज तो यार मैंने गुरुजी की तो कोई परेशानी बताई नहीं। दीपक ने मुझसे कहा, भाई तेरी गुरुजी ने परेशानी सुन ली, अब तू देखना। मैंने कहा, यार ऐसे कैसे सुन ली, मैंने कुछ बताया तो है ही नहीं। बोला नहीं। और वही हुआ संगत जी। दिन प्रतिदिन मेरा काम इतना अच्छा होने लगा। मैं पहले एक साइकिल का काम करता था, फिर मैंने इन्वर्टर का किया, बैटरी का किया, यानी गुरुजी ने मेरी मौज कर दी। अब मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता, अब मेरे को ऐसा चस्का लगा कि मैं बस गुरुजी गुरुजी, मैं गुरुजी के पास जाने लगा। अब पीछे से मेरे पास एक एयरफोर्स में था एक दोस्त, वो दुकान पे आता और वो ये पूछता है, यार ये नरेश जाता कहाँ है, रोज गायब हो जाता है दुकान छोड़कर। तो मेरे मिस्त्री ने कहा, जी वो गुरुजी के पास जाते हैं ऐसे ऐसे। और बोला, ऐसे गुरुजी के पास क्या करता है अनुग्रह जी, वो उनसे पूछ लेना आप। दूसरे दिन मैं दुकान पे बैठा था, वो आया। अब संजय जी मैं रोज क्या करता, गुड़गांव जाता, बस पकड़ता, कभी मैं दीपक के पास चला जाता नोएडा, वहां से बस पकड़ के दूसरे दिन आता। यानी इस तरीके से मैं बिना व्हीकल के, बिना साथ के, मैं बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैं सिंगल यहाँ से अकेला ही जाता था। अब वो दूसरे दिन आया तो मैं बोला, यार वो मुझसे बोलता है कि भाई तू कहाँ जाता है? मैंने कहा, यार ऐसे ऐसे एम्पायर स्टेट जाता हूँ, गुरु जी के पास जाता हूँ, साक्षात शिव है। बोला क्या बात है? मैंने कहा, यार तू जाएगा, तेरी तबीनों को तो तेरे गुरु जी क्या देते हैं? मैंने कहा सब कुछ देते हैं। अब मुझे संगत जी सबसे बड़ी बात है, उसका लग रहा था कि अगर इसने मुझसे हाँ कर दी तो इसके पास स्कूटर है, फिर अपने स्कूटर से जाया करेंगे। मेरे मन में ये लालच आ गया। मैंने गुरुजी एक बार ये हाँ कर दे, फिर तो मैं इसके स्कूटर से जाया करूंगा, फिर आने जाने की परेशानी सब खत्म हो जाएगी। मैं उसको बोला, तो क्या देते हैं? मैंने सब कुछ देते हैं भाई। बोला ऐसा क्या है? मैंने देख, एक बार ही चलेगा ना तो तू भी कहेगा। बोला अच्छा। बोला हाँ। को यार मेरी टांग में दर्द होता है, गोड़े में बहुत दर्द होता है मेरे, तेरा गुरुजी, तेरे गुरुजी ऐसा इलाज कर देंगे? मैंने कहा ले टांग। मैंने कहा तू यार तू जा, तेरी तो हर चीज ठीक कर देंगे, टांग के अलावा कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई यारी, कोई बीमारी। बोला तो ठीक है यार, तुम मैं तेरे साथ चला करूंगा। मैं बोला बलवंत भाई एक काम करते हैं, फिर स्कूटर ले चलेंगे, जो भी तेल है मैं आधा आधा एक दिन मैं बढ़वा दिया करूंगा, एक दिन, मतलब इस टाइप से हमने सेटिंग की। वो राजी हो गया जी। अब संगत जी मैं और वो दोनों स्कूटर से एम्पायर स्टेट जाने लगे। एक बार ये क्या हुआ
कि इसको पेट्रोल भराना याद नहीं रहा या रिजर्व में था क्या था, आधे रास्ते में जाके खड़ा हो गया। एक हयातपुर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, उससे जाके जब तो काफी अच्छी रौनक है, जंगल में बिल्कुल कोई नहीं। और वहां जाके स्कूटर बंद हो गया और हम सही पक्के इतने थे कि 6 बजे हम सही एम्पायर स्टेट पे करेक्ट पहुंच जाते थे। मैं बोला बलवंत भाई आज तो तुमने बड़ा गलत काम किया, तेल भरवा के नहीं लाया और आज हम लेट हो जाएंगे। वो बोला यार आज गलती हो गई मेरे से, तो हम इतना ही सोच रहे थे तो हमने अपना दिमाग लगाया, मैंने किसी से हम लिफ्ट ले लेते हैं और मैं पेट्रोल पंप से एक बोतल तेल भरा के लाता हूँ और फिर अपन चलेंगे। और मैं बोलता हूँ गुरुजी आज तो माफ करना, हम लेट हो जाएंगे। हम अपने मन में आपस में बात कर रहे हैं, इतने में संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक आदमी मोटरसाइकिल पे आता है और आके हमसे कहता है भाई साहब तेल चाहिए क्या, तेल खत्म हो गया क्या? मैंने कहा हाँ भाई साहब तेल तो खत्म हो गया। बोला कोई बात नहीं, तेल मेरी मोटरसाइकिल से ले लो। तो वो बोला भाई साहब तेल तो ले लें लेकिन पाइप तो, बलवंत भाई बोला मेरे पास है पर बोतल तो है ही नहीं। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, उस बियावान जंगल में जबकि एक कबाड़ी वाला रिक्शे पे आ रहा है और आके हमसे कह रहा है कि भाई साहब बोतल लो बोतल, और वो कबाड़ी वाला हमें बोतल देके जाता है खाली। आप यकीन करेंगे कोई कबाड़ा चुनने वाला बेचारा खड़ा तो रहेगा कम से कम। हम इतने व्यस्त हो गए, हमने तेल निकाला उसमें से और उसे पाइप से डाला, डाल के हमने उस अपनी स्कूटी में डाला। फिर हमने उससे कहा कि भाई साहब पैसे ले लो बोतल के। वो हमसे बोलता है कि भाई साहब मैंने बेचने नहीं, आप गुरुजी के पास तो जब भी हमें ध्यान नहीं ये बोल क्या रहा है, आप वहां तो जा रहे हो कोई बात नहीं आप मत्था टेक लेना। और वो बोतल में भाई साहब पेट्रोल पंप पे चल दो, हम आपको तेल वहां डलवा देंगे। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं उस बोतल को लेके रख, खाली बोतल मेरे पास होती है, मैं बलवंत से कहता हूँ बलवंत भाई जरा स्कूटर पे देख, वो बेचारा आगे जा रहा होगा, उसकी एक बोतल का नुकसान हो जाएगा, उसे पकड़ा देंगे। हमने वो पूरे रास्ते देखा, हमें वो कबाड़ी वाला नहीं मिला। वो बोतल फिर हमने साइड में रखी, हम आ गए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पल पल रक्षा करते हैं, पल पल। मैं आपको ये बताऊं संगत जी, गुरुजी के जब हम मत्था टेकने के लिए जाते थे, उनके चरण जब छूते थे, उनकी चरणों की जो महक हाथों में हमारे गुलाब की, मैं आपको उसकी सुगंध आपको मैं बता नहीं सकता क्या सुगंध होती थी कि मैं घर तक आता था ना आंटी के पास और उसे को हथेलियों से उसको खुशबू सुनाया मैंने देख, वो भी ये कहती थी वाह कैसे हो, बोले इतना खुशबू और इतने चरणों पे जब हाथ लगाते थे तो ऐसे लगाते जैसे रूई के हाथ लगा दिए, इतने कोमल इतने वो। और गुरुजी की लहर और गुरुजी की कृपा तो इतनी रहती थी। एक बार संगत जी, क्योंकि अब तो लॉकेट क्या स्वरूप क्या बड़े इजी से मिल जाते हैं, जब नहीं मिला करते थे तो एक बारी हमें सिर्फ एक लॉकेट मिला। हम परिवार में 3 बच्चे 2 हम, हमें चाहिए थे 5 क्योंकि हमने 5 ने डालने थे। हमने क्या दिमाग लगाया कि चल एक तो गुरुजी ने दे ही दिया अब हम इसके 5 कर लेते हैं। संगत जी हमने वो 5 बनवा के सुनार पे गए, चांदी के अंदर लॉकेट करवाए। अब मन में ये आया कि गुरुजी ने तो एक दिया, ये 4 तो गुरुजी ने ब्लेस किया ही नहीं, अब इनको ब्लेस करना चाहिए। तब मैं अपनी मम्मी जी से कहता हूँ मम्मी एक काम करना, आज गुरुजी के चलेंगे ना अपन, तो गुरुजी से ब्लेस करा लेना इनको। जब तो मम्मी जी ने भी कह दिया हाँ हाँ करा लूंगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का तेज इतना था कि हम बात करते हुए कतराते थे और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि गुरुजी हमारी तरफ ना देख लें। क्यों डरते थे? क्योंकि गुरुजी की एक वो और थी, गुरुजी कई बार संगत से ये कह दिया करते थे चल महीने में एक बार आया कर, चल तू साल में एक बार आया कर, 3 साल में एक। तो ये डर लगा रहता था कहीं गुरुजी से आंख मिल गई और गुरुजी ने बुलाया तो ये कह दिया चल साल में एक बार आया कर तो हमारी तो हो जाएगी छुट्टी। इसलिए हम तो दूर से गुरुजी को देखते, दर्शन करते और फड़ाक देसी से ऊपर चले जाते। और ये भय रहता कहीं गुरुजी ने अगर देख के बुला लिया और कह दिया ना कि चल साल में एक बार आना तो हमारा तो हो गया काम, हम तो कहीं के नहीं रहते। तो ये जब डर खाता था
तो एक उसी वक्त क्या हुआ, मम्मी को हमने कह दिया, मैंने मम्मी करा लाएगी। हमने वहां से दूर से मत्था टेका गुरुजी से जाके, और हमेशा नजर ना मिला के नीचे नाड़ करी और मत्था हाथ लगाया चरणों के और ऊपर, क्योंकि गुरुजी ऊपर भेज देते थे और हम ऊपर ही जाके खुश थे, क्योंकि बस हमने गुरुजी के दर्शन तो कर ही लिए। अब क्या हुआ, मम्मी गई, मम्मी ने वो ब्लेस नहीं करा पाई और बाहर लाके मुझसे बोलती है, भाई देख मैं तो गुरुजी के पास गई थी, हिम्मत नहीं हुई, तू अपना आप करा ला। मैं बोला यार, फिर मैं अंदर मैंने मम्मी जी से तो वो लॉकेट ले ली, और जैसे ही मैंने वो लॉकेट लिए और मैं अपने मन में सोचता हूँ, यार गुरुजी से तो कहने की इतनी हिम्मत नहीं है, अपन ऐसा करेंगे गुरुजी के चरणों में ही लगा देंगे इन लॉकेट को, तो हम तो समझेंगे ब्लेस हो गए। बस इतना ही। मैं अंदर खड़ा खड़ा, यानी संगत आगे चल रही है मत्था टेकने के लिए, और मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, और इतने में मेरा नंबर गुरुजी के पास आ गया। जैसे ही मैं गुरुजी के पास खड़ा हुआ, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, क्या की है, बस मेरे तो हो गई छुट्टी। मैंने गुरुजी लॉकेट, मेरे हाथ खुल गए, मैं कब कबा ला दे मैंने दिए। देखो गुरुजी मन की बात कैसे पढ़ते हैं। घबरा रहा था, कर रहा था, गुरुजी ने लिए, 1 मिनट मुट्ठी बीची और फिर मुझे वापस दे दी। ऐसे हैं गुरुजी जो मन की बात पढ़ लेते हैं। मेरे गुरुजी साक्षात शिव, मेरे गुरुजी पल पल रक्षा करने वाले, मेरे गुरुजी इतने दयालु। ये मैं नहीं कहता ना कोई नया, ना कोई पुराना, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सबके साथ हैं। और आप सब बड़े लक्की हैं, हम सब, आप सब नहीं, हम सब इतने बड़े लक्की हैं कि गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, अपने पास बुलाते हैं, अपना सत्संग सुनाते हैं, अपना आप सत्संग कराते हैं। ये उन्हीं की कृपा से होता है, हमारा कुछ नहीं है। ये जो सांस भी चल रही है मेरे प्रभु की है, मेरे गुरुजी की है। मेरे गुरुजी ने आज इतना कुछ दिया, सब कुछ उनका दिया हुआ है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। एक बार गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा तो इतनी है कि मैं आपको पल पल, हम हर मंडे जाते थे क्योंकि गुरुजी ने स्पेशल बोला हुआ था कि मंडे नू आया करो, मंडे नू जरूर आया करो। तो उस वक्त क्या था कि हमारी एक बस धुन थी कि हमें मंडे जाना है, तो जाना है। हम मंडे जाते, तो हमेशा क्या करता था कि वो मंडे टाइम तो वही था गुरुजी का, सुबह 8 से 8, तो हम सुबह जाते, शाम को आ जाते। लेकिन मैं अकेला ही जाता था, मेरी आंटी नहीं जाती थी। तो एक दिन वो बड़े काफी दिनों से मेरे से पीछे पड़ रही थी कि आप मुझे नहीं लेके जाते। मैं बोलता, किरण जब तक गाड़ी नहीं आएगी ना, मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा। तो वो देखो गुरुजी की मेहर, आंटियों की बड़ी सुनते हैं गुरुजी। ये गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि आंटियां सबका ख्याल रखती हैं, और गुरुजी आंटी का बड़ी सुनते हैं, बड़ी एकदम से सुन लेते हैं। क्योंकि हम तो गुरुजी कहते थे तुम तो मतलब ही, लेकिन आंटी अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से अरदास करती हैं। तो वही बात आंटी के मन में आई कि उस दिन मंडे का दिन था। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा देखिए आप कि गुरुजी गाड़ी कैसे दिलाते हैं मुझे, और कैसे दिलाते हैं। मंडे का दिन था, मैं तैयार हो रहा था, और जैसे ही मैं तैयार हो रहा था कि मैंने को मंदिर जाना है, तो किरण मुझसे कहती है कि आज भी नहीं लेके जाओगे। मैंने कह दिया ना तेरे से कि गाड़ी आएगी तब तुझे लेके जाऊंगा, बिना गाड़ी तुझे नहीं लेके जा सकता। तो रूम के अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो स्वरूप की तरफ देख के कहती है कि गुरुजी गाड़ी क्यों नहीं दिलाते इनको, मेरी बड़ी इच्छा है आपके पास आने की, मेरा मन भी करता है कि मैं मंडे आपके पास आया करूं। मैं बोला बिल्कुल। वो बात कर रही थी, मेरा आगे कह रही थी वो कि गुरुजी दिलाओ उन्हें इनको गाड़ी। मैं कह रहा था हाँ हाँ ठीक है, लेंगे जिस दिन जाएंगे। और मैं संगत जी उस वक्त तैयार होकर अपनी दुकान पे आ गया, और जैसे ही मैं दुकान पे बैठा, मैंने पूजा की, क्योंकि मैं दुकान की पूजा करके आधे घंटे बैठ के फिर मैं सीधा निकल जाता था मंदिर की ओर। इतने में मैं देखता हूँ मेरा पड़ोसी आता है, और वो, क्योंकि वो अपरा में लगा हुआ था उन दौरान, और उससे मैंने एक बार जिक्र भी किया था। मैंने कहा संदीप तू अपरा में लगा हुआ है बेटा, जिस दिन गाड़ी लेंगे कुछ रियायत वियायत करा देगा। तो वो बोला चाचा कोई बात नहीं, रियायत करा देंगे,
और जब लेनी हो आप मुझे बता देना। अब देखो गुरुजी कैसे उसके मन में करते हैं। वो मेरे पास आके कहता है कि चाचा गाड़ी ले लो ना आप। मैं बोलो बेटा संदीप लेंगे सही, पर यार अभी नहीं ले रहे, अभी मैंने इन्वर्टर बैटरी का स्टॉक कर लिया, पैसे हैं नहीं, अभी अपन 2-4 महीने रुक कर जब लेंगे। तो बोला नहीं चाचा, अगर गाड़ी लेनी है ना आपने तो अभी ले लो और एक चेक दे देना, मेरी मैनेजर मैं चेक से ही आपको गाड़ी दिला दूंगा, इतनी मेरी वो है, आप टेंशन मत लो। मैं बोला ना भाई, लूंगा तो मैं अपने हिसाब से लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। यानी उसने 10-15 मिनट तक मेरा से बड़ी रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा था संगत जी, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे जेब में, और वो गाड़ी की बात कर रहा है, 500 रुपए में गाड़ी आती है। लेकिन वो जिद कर रहे, मैंने उसको जैसे तैसे कहा भाई तू जा, मुझे गाड़ी नहीं लेनी, और बैठ गया। इतने में संगत जी मैं 5 मिनट ही बैठा हूंगा कि मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और मैं बैंक की तरफ चला गया। उन दौरान क्या था कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की हमारी फरूख नगर में ब्रांच खुली थी नई नई, और ब्रांच क्या वो अभी बन ही रहा था, फर्नीचर वगैरह लग रहा था। मैनेजर साहब बाजार में आए थे अकाउंट खोलने के लिए, तो उन्होंने सबके अकाउंट खोले थे, तो मेरा भी उसमें उन्होंने अकाउंट खोला था एक। तो मैं बोला आज बैंक चलता हूँ उसी मैनेजर के पास जो परसों पहले दिन आए थे मेरे पास। मैं गया, वो मंगत राम जी मैनेजर हुआ करते थे, मैं वहां गया, मैंने कहा जनाब आप कल परसों मेरा अकाउंट खोल कर आए हो। और वो बेचारा बैंक की बिल्डिंग के सामने मेज लेकर अंदर फर्नीचर का काम हो रहा था और वो बाहर बैठा हुआ था। मेरे से बोलता हाँ हाँ बोलिए साहब। मैंने कहा सर आपकी जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, बैंक पूरी तरीके से खुल जाएगा, तो आप कार लोन भी करोगे क्या? तो वो बोलता कार लोन क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, बिल्कुल करेंगे, आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए, बैठो आप। और उसने वहीं से वो पीएन को बुलाया, बोला एक कार लोन का फार्म ले आ। मैं बोला बहू जी अभी तो मैं पूछने आया हूँ। बोला जी पूछना क्या है, आप लोन है। मैं बोला भाई साहब कैसे? बोला गाड़ी कितने की है। मैंने की मुझे तो नहीं पता गाड़ी कितने की है। बोला कोटेशन मंगवाओ आप। मैंने तुरंत संदीप को फोन किया, मैंने बेटा पहुंच गया तू? बोला अच्छा अच्छा पहुंच गया, बोलो। मैंने यार तू कोटेशन भेज ना। बोला जी अभी भेज देता हूँ। उसने फैक्स कर दिया जी, उन दौरान फैक्स चला करते थे, उसने फैक्स किया, उस बैंक के पास से एक फैक्स वाला बैठा था, मैंने उसका नंबर दिया और उसने 3,20,000 की गाड़ी का उसने मेरे को एक कोटेशन बनाकर भेज दिया। मैं उसको लेकर आया, मैं मैनेजर साहब 3,20,000 रुपए के, तो जनाब आप कितने दोगे? वो बोला सर आप कितने पैसे दोगे इसमें? मेरे मुंह से निकल गया 60,000 रुपए दे दूंगा जी। बोले 60,000 दे दोगे तो 3,20,000 का मैं बना देता हूँ, 2,60 में आपसे। आप ITR तो भरते हो ना? देखो आप संजय जी ये भी तो देखो कि ना उसने मेरी ITR देखी, ना उसने मुझे कुछ देखा, सिर्फ कहा हाँ हाँ लाओ तुम्हारा। उस बैंक का पहला लोन मेरी गाड़ी का है जब वो ओपनिंग हुई है। अब वो जनाब वो क्या करता है संजय जी, वो मेरे से बोलता है कि आप 2 लाख, आप 60,000 रुपये जमा कराओ, मैं 3,20,000 का आपको DD दे देता हूँ। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार मैनेजर ने तो मेरा एक कहने में सारा काम कर दिया, ना कोई गवाह ना सवा ना लेन ना देन। नरेश जी तो बड़ी बेइज्जती हुई, तेरे पास पैसे भी नहीं और 60,000 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा सर लेके आता हूँ, और मैं बड़े सत्ते में आ गया। मैंने कहा मैं दीपक को फोन करूंगा, वो ICICI बैंक में डालेगा, गुड़गांव से लेके आऊंगा, फिर दूंगा, शाम हो जाएगी। और मैं यही सोचता 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 जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। इतने में एक बीच में एक MRF का टायर का बेचता था दोस्त था मेरा, तो वो आवाज देता है, कह रहा है यार तू सुसु कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा यार कहीं नहीं, यहीं गया था। और मेरे मुंह से निकल जाता है यार तेरे पास 20,000 रुपये पड़े हैं क्या? तो वो छुट्टी कहाँ, हाँ क्यों नहीं ये लेना। और उसने मेरे को 100 की 2 गड्डी निकाल के मेरे हाथ में दे दी। मैंने 20,000 रुपये अपनी जेब में रखे और मैं दुकान पे आया। मैं अब दुकान पे आके बोला, मैंने कहा वीरेंद्र आज तो मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी दिलाएंगे गुरुजी। बोला अच्छा? बोला हाँ। मैंने कहा भाई साहब ठीक है। मैंने कहा यार 20 का तो इंतजाम हो गया, 60 का इंतजाम करना है। भाई साहब आप बैंक की तरफ गए थे जब डबल बैटरी का इन्वर्टर बिक गया, 25,000 की सेल हो गई। क्या बात है? मैंने कहा यार संगत जी 20 वो 25 वो
45 और 15,000 रुपए जो इमरजेंसी में हमने घर में रखे होते हैं या रखे हुए थे उन दौरान, कोई बीमारी के लिए रखते रहते हैं आदमी, मैंने 15,000 वो उठाए, 60,000 मैंने 10 मिनट में इकट्ठे किए और मैं फटाफट पहुंच गया जी बैंक। कहाँ एक पैसा नहीं, कहाँ गुरुजी ने 60,000 रुपए का मिनटों में हिसाब वो कर दिया। मैं 60,000 रुपए लेके गया, मैंने फटाफट डीडी बनवाया, बच्चे बड़े खुश, आंटी बड़ी खुश, गाड़ी आ रही है गाड़ी आ रही है। अब आप जानते हो बड़ा शौक था। अब साहब हम हरियाणा रोडवेज गुड़गांव की बस में बैठ गए। मैंने उसको संदीप को फोन कर दिया, बेटा तू व्हाइट रंग की गाड़ी बिल्कुल रेडी कर, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बोला चाचा आप बस अड्डे पे आ जाना, मैं बस अड्डे पे आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। अब साहब मैं जैसे ही बस में बैठा, मेरी आंटी, मेरे तीनों बच्चे बड़े खुश, ये गाड़ी आ रही है। अब मैं नहीं खुश। उसका कारण क्या, आंटी मेरे को संगत जी ये टेंशन हो गई कि नरेश तुझे गाड़ी तो चलानी ही नहीं आती, अगर तू गाड़ी लेके आया तो 9,000 रुपए का तेरे को ड्राइवर रखना पड़ेगा। अब यार तूने, अब ये तो खुश और मेरे दिमाग में हो गई टेंशन। मैंने 9,000 रुपए का ये तूने खर्चा बांध लिया, ऊपर से गाड़ी नहीं आती, अब तू करेगा क्या, अब तू लाएगा कैसे। अब संगत जी इतना मैं परेशान कि जैसे ही गुड़गांव आया, बच्चे तो खुश गाड़ी आ रही है, वो संदीप नीचे खड़ा था, आओ चाचा बैठो गाड़ी, वो डेमो गाड़ी लाया था, हम उसमें बैठ के चले गए। अब संगत जी वहां गए तो मैं गुरुजी का एक स्वरूप लेके गया था जो गाड़ी वाला था, मेरे पास था। मैं जैसे ही लेके गया, वहां गाड़ी रेडी कर रखी थी, मैंने डीडी दिया। जैसे ही उन्होंने कहा जी सर ये चाबी लो, एक फोटो खिंचवाओ। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी गुरुजी से कहा, गुरुजी गाड़ी आपकी, ड्राइवर आप, मालिक आप, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका। और मैं बाहर आ गया। तो वो मैडम जो फोटो खींच रही थी, जिसने मुझे चाबी दी थी, वो मुझे बोली सर ये गाड़ी से सलफ तो मार दो, आपकी है। मैं बोला मैम मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये जो संदीप लड़का है ना, ये मेरा पड़ोसी है, यही लेके जाएगा गाड़ी, और मैं पहले सबसे। तो वो बोलती सर कोई बात नहीं, पहले आप एक बार स्टार्ट करके दे दो, फिर सर चला लेंगे। मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ नहीं आता। सर इसमें है क्या, गाड़ी स्टार्ट करके दे दो ना, आप मालिक हैं, आप कम से कम एक बार तो स्टार्ट करो अपने हाथ से। अब संगत जी वो ज्यादा जिद करने लगी, और वो कैमरा उसने वैसे ले रखा था, और सामने खड़ी हो गई बिल्कुल गाड़ी के जस्ट सामने। अब संगत जी मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, ना मुझे कोई न्यूट्रल का पता था, ना मुझे गियर का पता था। मेरे घर और दुकान नजदीक है, मैंने कभी स्कूटर तक नहीं चलाया, तो साली गाड़ी तो बहुत दूर था। मैं तो संगत जी जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, और वो फर्स्ट गियर में लग रही थी, भगवान जाने दूसरे गियर में, और जैसे ही की तो वो आगे मैडम के ऊपर चढ़ती चढ़ती, मैडम आगे कैमरा अलग, और वो तो लड़का था उसने हैंड ब्रेक आके रोकी, और बोले, वो मेरे ऊपर बोली सर आपको इतना भी नहीं पता था, आपने न्यूट्रल करनी थी गाड़ी को। मैंने मैम मैं तो आपसे पहले कह रहा था मुझे नहीं आती, आप ही जबरदस्ती कर रहे थे कि चलाओ चलाओ। जैसे तैसे वो गाड़ी बच गई, वो भी बच गई बेचारी। उसने कहा सर रहने दो, सर ही चला लेंगे। उन्होंने चलाई, हम जैसे तैसे उस गाड़ी को, वो जैसे तैसे क्या, वो गाड़ी को लेके गया संदीप मेरे साथ, बड़े मंदिर आए हम, और बड़े मंदिर में आके गुरुजी से गाड़ी ब्लेस कराई, वो कराई। उसके बाद देखो संगत जी गुरुजी कितनी कृपा करते हैं कि उस बंदे ने, आप तो बैठा कंडक्टर सीट पर, मुझे उस दिन बड़े मंदिर का आगे मुझे बिठा दिया उसने स्टीयरिंग पर, और कहा चाचा गाड़ी आप चलाओगे। मैं बोला बेटा मैं बैठा हूं ना। और संगत जी अब टाइम हो गया, इसलिए मैं यही पूरा कर देता हूँ कि उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मुझे गुरुजी ने एक दिन ड्राइवर बनाया, उसके बाद कितनी गाड़ी दिलाई, ये 2-3 मैं चेंज कर चुका हूँ। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और आप लोगों का शुक्राना। संगत को मेरा नमस्कार, गुरुजी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। थैंक यू गुरुजी।